आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए ये जो वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है, लैब टेक्नीशियन का पद है और सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती है 2020 की। और ये जो है ना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी की गई दूसरी वैकेंसी है, क्योंकि विज्ञापन संख्या 2/2020 है। ठीक है, और इसका क्रमांक आप देखना चाहें तो ये इसका क्रमांक भी देख सकते हैं और ये 12 जून को जारी की गई है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको डिटेल बताने वाले हैं कि कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, सिलेबस इसका क्या है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, आगे फ्यूचर इसमें कैसे रहने वाला है, पेंशन कैसे मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें देखने वाले हैं। तो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है हमारे पास में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो भर्ती है ये इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने हैं। इसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों हम फॉर्म भर सकते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो लैब टेक्नीशियन का पद है वैकेंसी थोड़ी अच्छी है, इसमें कई सारी जो है ना नंबर ऑफ पद 1119 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन एंड सहायक रेडियोग्राफर की 1000, तो करीब 1100 कह सकते हो। तो 1100 उसमें 1100 इसमें वैकेंसी है। अब देखिए कुछ वैकेंसी इन्होंने क्षेत्र बांट रखे हैं, जैसे कि ये जो राजस्थान है 2 क्षेत्रों में बांटा है वैकेंसी के हिसाब से, एक है गैर अनुसूचित क्षेत्र और एक है अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, तो आप अगर ये जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं, ऐसे कौन कौन सा एरिया है जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और कौन से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, ये आप गूगल कर सकते हैं, आपको डिटेल में डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी मिल जाएगी, तो आप वैकेंसी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और आगे देखते हैं, क्योंकि ये कई बच्चे बाद में इसे कई अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टीपीटी एरिया, टीपीटी एरिया, तो आप जो है ना गूगल से भी कर सकते हैं आप विस्तृत, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो हर जिला वाइज काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है, तो इसलिए हम इसे आपके ऊपर छोड़ने का, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की वेबसाइट है www.sso.rajasthan.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। आजकल हर वैकेंसी के तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे ही जा रहे हैं, एक तो कोरोना भी है तो चीज़ें ऑनलाइन और भी जा रही हैं, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई कष्ट होता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगा। अब देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग और इकोनॉमी वीकर सेक्शन और OBC वालों के लिए 450 रुपये। ठीक है, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 है, SC/ST के लिए 250 रुपये है। और कार्मिक विभाग के परिपथ देश जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही शुल्क देना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पारिवारिक आय जो एक आय प्रमाण पत्र बनता है उसके अनुसार आय 2.5 लाख से कम है तो आप 250 रुपये जो है ना अपने फॉर्म फीस देंगे। तो ये चीज़ हो गई। और फीस एक बार जमा करनी है, कोई आपको जो है ना हम बाद में लौटाई नहीं जाती है। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के जो भी बच्चे हैं उन सबको सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा, उन्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उन्हें फॉर्म फीस जनरल वारी भरनी है। इससे एक बात यहाँ से साफ हो जाती है कि अदर राज्य जैसे कि UP हो गया, आपका MP हो गया, ठीक है, जो भी राज्य के मतलब भारत के अन्य राज्यों के बच्चे अगर इसमें फॉर्म भरते हैं तो उन्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनकी फॉर्म फीस जनरल की तरह ही ली जाएगी। तो ये चीज़ हो गई, चाहे भले ही आप आरक्षण में क्यों ना आते हो पर्टिकुलर राज्य में। अब देखिए यहाँ से अनुसूचित क्षेत्रों की देखिए यहाँ पर सूची भी दे रखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैं PDF नीचे देने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ से देख पाएंगे। क्षैतिज आरक्षण भी आपको मिलेगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं। देखिए अगर आप खिलाड़ी रहे हैं तो 20 सीटें आपके लिए रिजर्व, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 126 रिजर्व हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो श्रवण बाधित ऐसे लोगों के लिए 14, जिनको एसिड पीड़ित वगैरह हैं उन लोगों के लिए 14, ठीक है, बहु विकलांगता वगैरह है तो उसके लिए 13 सीटें यहाँ से रिजर्व हैं। तो सीटें भी आपके लिए रिजर्व हैं। महिलाओं के लिए भी सीटें अलग से रिजर्व रहती हैं, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था ये वाला था अनुसूचित क्षेत्र के लिए, ये आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए मैंने आपको बताया। अब आपको नीचे बता देता हूँ अनुसूचित क्षेत्र के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12, खिलाड़ियों के लिए 2, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ से इतनी सीटें रिजर्व हैं, महिलाओं के लिए भी 10 सीटें रिजर्व हैं। तो इस तरह सीटें का बंटवारा हो रखा है। और आप यहाँ से और देख सकते हैं। अब सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, क्योंकि 2 वैकेंसी थी, मैंने आपको बताया था, एक तो रेडियोग्राफर वाली और दूसरी लैब टेक्नीशियन वाली। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं खिलाड़ियों के लिए कितनी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी सीटें हैं। और आगे बढ़ते हैं।
विशेष सूचना इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, कुछ खास नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो महिला अगर हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 30% सीटें जो है ना महिला आरक्षण की तरह आपको मिलेंगी। भूतपूर्व सैनिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, तो वो लोग भी अपना करियर इसमें बना सकते हैं। और आगे देखते हैं, जो आपका उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा खेला है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्टेट लेवल वगैरह खेला है, तो उन लोगों के लिए अलग से सीटें रिजर्व हैं, तो आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से हो जाता है। और आगे देख लेते हैं, जैसे कि आपने खेला हो कोई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा आपने खेला हो, तो आपको जो है ना इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि राष्ट्रमंडल, विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स, ठीक, दक्षिण एशियन गेम्स, काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने स्पर्धाएं दे रखी हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इन जगहों से मेडल ला पाते हैं, कुछ खेल पाते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, दिव्यांगजन के लिए तो इसमें है ही है छूट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और आगे देख लेते हैं, वेतन आपको बता देते हैं। वेतन जो है ना आपका लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर पद का 7वें वेतन के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 का वेतन दिया जाएगा। तो 8 का जो वेतन होगा करीब करीब आपका जो है ना 30,000 रुपये या उससे ज़्यादा ही होगा आपका, ठीक है। तो 30,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कम आपको इतना वेतन दिया जाएगा। वेतन के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा डिटेल में राजस्थान के क्या हिसाब चलता है। ये राजस्थान का है। अगर यही मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती और पे लेवल वेतन 8 मिल रहा होता, ये मैं थोड़ी ज्ञान की बात बता दे रहा हूँ, तो आपका वेतन करीब करीब जो है ना पहुँचता 50,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, 50,000 प्रति महीने। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए करीब 30,000 रुपये के आसपास आप मान के चलिए। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी भर्ती कराता है, आईएएस का जो होता है वो पे लेवल 10 होता है, और आईएएस का पे लेवल 10, तो उसकी सैलरी करीब 56,000 रुपये प्रति माह होती है। तो 8 में करीब 50,000 रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में बनती है। बट इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ये लोग कम देते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, शैक्षणिक योग्यता काफ़ी ज़रूरी है। सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, साइंस में सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12 पास होना चाहिए, बायोलॉजी में हो या गणित में हो, ठीक है। या फिर अगर आप सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 पास नहीं है तो आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा 10 करते हैं फिर उसका डिप्लोमा करने लगते हैं पॉलिटेक्निक का। तो ऐसे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कक्षा 12 नहीं किया बट उन्होंने डिप्लोमा होल्डर हैं। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है लैब टेक्नीशियन में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और आपको एक ज़रूरी चीज़, रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, ये बहुत ज़रूरी चीज़। इसके अलावा तीसरी ज़रूरी चीज़ कि आपको नॉलेज ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी आप लिख लें, पढ़ लें, सोच लें, समझ लें, और राजस्थानी कल्चर का भी आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये अदर स्टेट वाले थोड़ा ध्यान रखें। मान लीजिए अगर आप केरल के रहने वाले हैं तो आपको हिंदी तो आती नहीं, तो ऐसे बच्चों को फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। जिन्हें हिंदी आती हो वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये राजस्थान की जो है ना पैरा मेडिकल काउंसिल है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन की डेट क्या मैं आपको नीचे बताऊंगा। रेडियोग्राफर में भी सेम चीज़ है बच्चों, अगर आप कक्षा 12 पास हो बायोलॉजी से या गणित से, या आपके पास में डिप्लोमा है रेडियोग्राफर का, तो आप फॉर्म भर सकते हो। रजिस्टर्ड आप होने चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल से, और हिंदी आपको लिखना पढ़ना वगैरह ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले जो है ना आप जो है आपका चरित्र वगैरह ये तो सही होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा आपका। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो होती है वो आपकी जो ना रजिस्ट्रेशन की तिथि, उस तिथि के पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मेडिकल काउंसिल से राजस्थान की। अब देखिए, भारत का नागरिक कोई भी फॉर्म भर सकता है, नेपाल का भर सकता है, भूटान, ये सब लोग भर सकते हैं। राष्ट्रीयता आपकी जो है ना फॉर्म भरने की राष्ट्रीयता आपकी ये होनी चाहिए। आयु की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2021 से 18 वर्ष की आयु हो गई और 40 वर्ष का नहीं हुआ, तो 18 से 40 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए छूट भी मिलेगी उन लोगों को, जैसे कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट, SC ST वालों को आप यहाँ से देख सकते हैं 5 साल की छूट है, SC ST वालों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट है। और जो राजस्थान सिविल सेवा वगैरह में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, या भूतपूर्व सैनिक है, तो उन्हें 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये छूट सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही मिलेगी। तो ये चीज़ हो गई। और आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने की पेंशन देखेंगे। तो अब देखिए जो भी सरकारी नौकरी है, राज्य सरकार की सरकारी नौकरी है, तो उसमें क्या हो गया कि आपकी अंशदायी पेंशन हो गई है। अब इसमें जैसे पुराना आपने देखा कि उनकी पेंशन एक अच्छी पेंशन आती थी, मतलब कि एक जो है ना सैलरी से कम आधी पेंशन उन्हें मिलती थी। अब लेकिन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये
मिल रही है, तो इसी से कुछ पैसा आपका काट लिया जाता है। फिर वही बात जोड़ते रहते हैं पूरा, जितने साल की मान लीजिए आपकी नौकरी है, आपने 40 साल की नौकरी की, ठीक है, तो 40 साल में आपका कुछ कुछ पैसा जुड़ता रहता है। फिर उसी की तरह उस जो आपका पैसा जुड़ गया उसी से इंटरेस्ट या जो भी कहो तो वो अंशदायी पेंशन की तरह होता है, वो पेंशन अब दी जाती है। पुराना जो हिसाब था, जो एक पेंशन जिसे कहते थे, वो चीज़ इसमें नहीं रही है। अब इसमें क्या, किसी भी नौकरी में राज्य सरकारों की, चाहे आप राजस्थान के हो चाहे आप किसी भी राज्य के हो, ये चीज़ अब नहीं रही। हाँ, बस ये एक चीज़ जो है ना पेंशन वाला, ये अभी सेना में ये लागू है। अगर आप सेना ज्वाइन करते हैं, मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी, तो वो चीज़ आपको उसमें मिलेगी। बस विवाह पंजीकरण, मतलब आपका जो शादी हो रखी है उसका पंजीकरण होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट से पंजीकरण। आजकल ये चीज़ हर चीज़ में लागू, कोई भी वैकेंसी क्यों ना आ रही हो, अगर आपकी शादी हो रखी तो आपको उसका पंजीकरण कराना ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आपका नहीं हुआ हो तो आप पंजीकरण करा लीजिए, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन भी होने लगे हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2/7/2020, मतलब इसका कहने का है कि 2 जुलाई 2020 के पहले आप अपना पंजीकरण, मतलब आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भर देना, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, आपका एक होगा रिटन एग्ज़ाम, एक हो गया रिटन लिखित परीक्षा, ठीक है। अब इस लिखित परीक्षा में क्या आपका पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा www.sarkari-syllabus.com। किसी भी वैकेंसी के सिलेबस के लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या यूपीएससी, किसी भी सिलेबस के लिए आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से डिटेल सिलेबस वगैरह देख पाएंगे। 1 से 2 दिन में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। आप रेगुलर विजिट करते रहिए sarkari-syllabus.com को, तो आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखिए, लिखित जो परीक्षा होगी उसके 70% अंक लिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है ना 13 अंक आपके जो है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं बिंदु संख्या 13 के अनुसार अधिकतम 30% अंक लिए जाएंगे उनसे। जैसे कि अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, ठीक है, अगर आपने जो विशेष योग्यता आपके पास में है उससे 30% ले जाके, तो 70 इसके और 30 आपकी जो विशेष योग्यता है उससे लेकर दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाए। कलर मैं बदल देता हूँ, तो 70% आपके रिटन एग्जाम के नंबर और 30% आपके जो विशेष योग्यता है खेल कूद वगैरह के, इनके नंबर सब जोड़ के, या कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है, जैसे आपने जो है ना नौकरी कर रखी है तो नौकरी का भी इतने साल का एक्सपीरियंस, तो उसके भी नंबर मिलेंगे। तो इस तरह आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 100 नंबरों के 100%, मतलब कि 70 इसके 30% इसके, आपके 100 पूरे हो जाएंगे, तो इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी। अब देखिए, ये अनुभव के आधार, अगर अनुभव आपका है, आपने 1 साल 2 साल काम किया है तो आपके लिए अनुभव रहेगा, तो उसके नंबर भी जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो वो जो 30% मैंने आपको बताएं, ये वही नंबर हैं। तो इस तरह हमने बड़े ही विस्तृत चर्चा करके आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि अब कोई बात ऐसी नहीं बची होगी जो आपको मैंने ना बताई हो। वेबसाइट मैंने ऊपर आपको बताई दी, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बस इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। ये बोर्ड की वेबसाइट है, आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये दूरभाष नंबर है, इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सिलेबस देखने के लिए विजिट कीजिए sarkari-syllabus.com। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर करना अत्यंत आवश्यक है। वंदे मातरम।